हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि बहुत मस्तीखोर लड़की थी। दुनियादारी से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। फिर कोई जिए या मरे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी शादी मोहन नाम के लड़के से होती है। एक रोज सुबह के समय अंजलि रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसे रसोई में अंजलि की सास सुषमा नजर आती है और अंजलि को देखने लगती है। क्या बना रही है बहू खाने में? बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बनाना तो आता है ना बहू? कच्चा पक्का तो नहीं बनाएगी ना? हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। ठीक है बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब बन जाए तो तू हम सबको बुला लेना। हाँ माँ जी, बस कुछ ही देर में खाना बनके तैयार हो जाएगा। मैं कुछ देर में सबके लिए लगाती हूँ खाना। कुछ देर बाद अंजलि सबके लिए खाना लगाती है और पूरा परिवार खाना खाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अंजलि नेल पॉलिश लगा रही थी। वहीं अंजलि की सास का सीढ़ियों से उतरते हुए पैर फिसलता है। वो गिर जाती है। अपनी सास की चीखों को सुनकर अंजलि वहाँ आती है और अपनी सास सुषमा के पास जाकर कहती है, माँ जी क्या हो गया आपको? आप ऐसे जमीन पर कैसे गिर गई? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना माँ जी? कुछ नहीं बहू, जमीन पर लेटकर नागिन डांस कर रही हूँ। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं गिरी पड़ी हूँ। मुझे उठाने की बजाय यहाँ खड़ी होकर मुझे देख रही है। हाँ, आप बहुत तेज लग गई रे। अब ये सवाल जवाब करना बंद कर और मुझे उठा। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अरे माँ जी, मैं आपको कैसे उठाऊं? मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथों में मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है और अगर आपको उठाया तो बेकार हो जाएगी वो। अभी ये ठीक से सूखी भी नहीं है। क्या माँ जी, आपको भी अभी ही गिरना था? मैं यहाँ गिरी पड़ी हूँ और तू अपनी नेल पॉलिश में मस्त है। मुझसे ज्यादा ये जरूरी है तेरे लिए? और मुझे क्या सपने आएंगे कि मैं अब गिरने वाली हूँ? सुषमा कहती रहती है, लेकिन अंजलि अपनी सास को बिना उठाए अपने नेल पॉइंट पर फूंक मारती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को अंजलि का पति मोहन रात को काम से जब वापस घर आता है तो अंजलि अपने कमरे में फोन चला रही थी। मोहन जब घर आता है तो उसके हाथों में चोट लगी हुई थी। मोहन अपने कमरे में जाता है। अंजलि अभी भी फोन पर थी। मोहन अंजलि के पास जाकर उससे कहता है, अंजलि, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी देर से खड़ा हूँ और मेरे हाथों में चोट लगी है, लेकिन तुम तो अपने फोन में लगी हुई हो। तुम कुछ कह रहे हो क्या? दरअसल मैंने कुछ सुना नहीं। तुमने क्या बोला? क्योंकि मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखी थी, जिस वजह से मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया कि आपने क्या बोला। और ये आपके हाथ पर लग कैसे गई? इसमें से तो खून भी आ रहा है। दूर हटो, तुमको इससे क्या लेना देना? मुझे कहाँ लगी, कैसे लगी और मैं कब घर आया, कब नहीं आया, क्या किया, क्या नहीं किया। तुम्हारे लिए तो सबसे जरूरी तुम्हारा फोन है। तुम लोगों से ज्यादा समय तो अपने फोन को देती हो। तुम अपनी दुनिया में मस्त रहती हो और किसी के मरने और कटने से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। तुम रहने दो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। तुम फोन चलाओ, फोन। मोहन गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और कैसे, कब, कहाँ उसको ये चोट लगी है अपनी माँ को बताता है। कुछ देर बाद सुषमा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और अपने बेटे के जख्म की पट्टी करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अंजलि अपनी पड़ोसन कमला के साथ बाजार जा रही थी। बाजार से सामान लेकर दोनों घर आ रहे थे। तभी एक कार कमला के सामने आ जाती है। कमला अंजलि से टक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तभी अंजलि कमला से कहती है, अरे कमला, तो खुद तो गिरी ही, साथ में मेरी सारी महंगी सब्जी भी तूने जमीन पर गिरा दी। तो गिरी, कम से कम मेरी सब्जी को तो ना गिरने देती। यहाँ मैं पूरी की पूरी गिरी हुई हूँ। गाड़ी वाला मुझे मार कर चला गया और तुझे तेरी इन गिरी हुई सब्जियों की चिंता है। बगल में खड़े लोग अंजलि से कहते हैं, अरे तुम अपनी सब्जियों में मस्त हो और यहाँ तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। अपनी सब्जियों को तो बाद में उठा लेना और ये तो फिर खरीद लोगी तुम। ये सब मुझे नहीं पता। अपनी सब्जी उठा के अपने घर जा रही हूँ मैं तो। अंजलि सब्जियों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ के आसपास के लोग कमला को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो वहीं सुषमा अपने मोहल्ले के कुछ लोगों से सुनती है कि कमला हॉस्पिटल में एडमिट है। सुषमा फौरन उसे देखने हॉस्पिटल जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब कैसे हो गया कमला तेरे साथ? इतनी चोट लगी है तुझे? वो तो मुझे बगल वाली सरला ने बताया और मैं सुनते ही फौरन तुझे देखने आई। बता ये सब कैसे हुआ? ये सब तेरी बहू अंजलि की करामात है। अगर वो मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ जाती ना तो मेरा इतना खून नहीं बहता। लेकिन तेरी बहू तो अपनी दुनिया में ही मस्त रहती है। आग लगे बस्ती में और तेरी बहू रही मस्ती में। जिस टाइम ये सब हुआ उसके कुछ देर बाद ही तेरी बहू सब्जियां उठा रही थी जमीन पर, जबकि उसको मुझे उठाना चाहिए था।
वो तो भला उन लोगों का जो मुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आए। अपनी बहू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं क्या करूँ, मैं अपनी बहू की इस आदत से खुद दुखी हूँ। वो सिर्फ अपने में मस्त रहती है। लोग तो अब मुझे ये ताने देने लगे हैं कि आग लगे चाहे बस्ती में, बहू रहे अपनी मस्ती में। तू ही बता मैं क्या करूँ। सेम वही चीजें उसके साथ कर जो वो हम लोगों के साथ कर रही है, तभी उसको पता चलेगा। आसपास के लोग जब हमें हमारी मुसीबत में हमें ना देखकर सिर्फ खुद के बारे में सोचे तो कैसा लगता है। अब सुषमा को अब अपनी बहू अंजलि को सबक सिखाने का मन करता है और वो कमला की बोली हुई बात को मान लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और सुषमा कमला की बातों में आकर अपने बेटे मोहन से कहती है। मोहन अपनी माँ की बातों को समझ जाता है और उनका साथ देता है। एक दिन अंजलि और उसकी सास पास के ही मंदिर घूमने जाते हैं। अंजलि अपनी मस्ती में थी, अपनी दुनिया में, कि तभी उसे कुछ भी होश नहीं था। लेकिन तभी एक चोर आता है और सीधा उसके गले पर चाकू लगाकर उससे कहता है, चल अपना सारा सामान हमको दे दे, अभी के अभी तुझे तेरी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा वरना। चल चल जल्दी कर, इतने नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि की सास गुंडों को देखकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। तभी अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? माँ जी आप मुझे बचाओ ना, ये गुंडे मुझे मार देंगे। माँ जी आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? अरे बहू, मैं इसमें तेरी क्या मदद करूँ? मुझे तो अभी और भी मंदिर के दर्शन करने हैं और आगे से मैं तेरी जान बचाने लग गई तो दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। तो खुद देख ले तुझे अपनी जान कैसे बचानी है। सुषमा वहाँ से आगे निकल रही थी। उसे ऐसे जाते हुए देखकर अंजलि तेज तेज के रोने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर में सुषमा अपनी बहू के पास आती है और उन गुंडों से उसे छुड़वाती है। अंजलि कहती है, माँ जी आपने मुझे बचा लिया माँ जी, नहीं तो आज ये गुंडे मुझे जान से ही मार देते। माँ जी आपने मेरी जान बचा ली। अब तुझे पता चला कि जब इंसान परेशान हो या मुसीबत में हो तब उसका ना सोचकर सिर्फ अपना सोचते हैं तो सामने वाले इंसान पर क्या बीतती है। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपने में लगी रहती थी, कभी खुद से ज्यादा किसी के लिए नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। बहू माफी से क्या होता है, बस मैं जो तुझे समझाना चाहती हूँ तू उसको समझ ले, वो ही बहुत है। ऐसे ही समय बीतता है और अब अंजलि को अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो अब सुषमा भी अपनी बहू से माफी मांगती है और खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। सुहानी दिल्ली में रहने वाली और बहुत ही सुंदर और चबी गर्ल थी। पेशे से वो एक डॉक्टर थी। उसके परिवार में उसके पिता विनोद और माँ सोनम थे। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में एक राजवीर नाम का पेशेंट आता है। उसके हाथ में बहुत सारा खून निकल रहा होता है। राजवीर जब सुहानी को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सुहानी उसके हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है और कुछ दवाइयाँ देती है। तो राजवीर उससे कहता है, जी वो बस थोड़ी मारपीट हो गई थी दोस्तों में। अच्छा, तो लगता है आप हार गए उस लड़ाई में। अरे नहीं डॉक्टर, राजवीर किसी से नहीं आ रहा आज तक, लेकिन आगे का नहीं पता। पर अब लगता है आपके आगे हार जाऊंगा, वो भी तुम्हारी इन गोल मटोल गालों पर। जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। राजवीर को सुहानी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और राजवीर आए दिन हॉस्पिटल में कभी पैर की चोट, कभी सर का दर्द, तो कभी कोई और बहाना बनाकर सुहानी से मिलने आया करता और ढेरों सारी बातें करता। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन राजवीर पेट दर्द का बहाना बनाकर हॉस्पिटल आता है और सुहानी के पास जाता है। तो सुहानी उसे देखकर बोलती है, आ गए जनाब, मैं सोच ही रही थी कि आज राजवीर को क्या होने वाला है। हाय डॉक्टर सुहानी, क्या बताऊं आपको, मुझे लगता है मेरा दिल शायद अपनी जगह पर नहीं है। बड़ा दर्द हो रहा है इस दिल में। अच्छा जी, फिर तो आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। अरे मेरे इस मर्ज की दवा तो आपके पास ही है सुहानी जी। जी वो कैसे? मेरा दिल भी तो आपने ही चुराया है, तो इलाज भी अब आप ही कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ कहो। जी वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा यह गोलमोल चेहरा सच में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? एकदम ठीक है।
तभी तो तुमसे प्यार करता हूँ मेरी मोटो। निकलो यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ पर। अरे अरे, बुरा क्यों मान रही हो? दिल नहीं देना तो मना कर दो, पर अपने आशिक पर ऐसे जुल्म मत करो। सुनो राजवीर, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। कहाँ मैं एक पढ़ी लिखी फेमस डॉक्टर और कहाँ तुम बेकार घूमते फालतू लड़के। अरे मेरी बात तो सुनो सुहानी जी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल करता है हमेशा तुम्हारे इन गोल गोल गालों को ऊंची मुची करता रहूं। सुहानी राजवीर को वहाँ से भगा देती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। राजवीर के अब हॉस्पिटल ना आने पर सुहानी को उसकी कमी महसूस होने लगती है और साथ ही इस बात का एहसास होता है कि वो भी राजवीर से बहुत प्यार करती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन हॉस्पिटल में एक अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लिए नए डॉक्टर की एंट्री होती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही होता है। सुहानी को उसे देखकर बहुत हैरानी होती है और वो उससे बोलती है, राजवीर तुम? जी हाँ मैं। अब तो मैं तुम्हारे लेवल का हो गया हूँ ना। यार प्लीज प्लीज तुम मेरी बातों को गलत मत समझो। मुझे पता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना याद किया। अरे मिस करने से क्या होगा मैडम, आपकी भाषा में तो प्यार और याद दोनों ही लेवल देख के किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं उस टाइम पर तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ पाई थी, पर तुमसे दूर होके मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं राजवीर से डॉक्टर राजवीर हो चुका हूँ, इसलिए सुहानी जी को प्यार हो गया हो कहीं मुझसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। I really love you। देखो मुझे तुम जैसे मोटे गालों वाली लड़कियाँ जरा भी पसंद नहीं है, तो प्लीज दूर रहो मुझसे। पर तुम्हें तो मेरे मोटे गाल कितने पसंद थे ना, तो फिर तुम इतना कैसे बदल सकते हो राजवीर? अरे मैडम, आज के टाइम पर हर कोई बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? राजवीर वहाँ से चला जाता है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सुहानी बहुत ही दुखी होती है और कुछ वक्त बाद सुहानी राजवीर को अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो जब भी उसके पास जाती, राजवीर कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर भाग जाता और वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दिन इन सब से दुखी होकर सुहानी राजवीर से कहती है, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ तुमसे, क्या तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे? सॉरी मैडम, मेरा जवाब अभी भी वही है। ठीक है, फिर आगे सुनने सुनाने को कुछ रहा ही नहीं है। अब मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। अरे कहीं भी जाओ मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे चक्कर में रो रो कर मेरी गालें भी पिचक गई और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली जाती है और शाम को रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। और इधर हॉस्पिटल में राजवीर सुहानी को हर तरफ ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। इस बात से परेशान होकर वो हॉस्पिटल के कुछ लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो इस टाइम पर उसे रेलवे स्टेशन पर मिलेगी, क्योंकि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। राजवीर तुरंत ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और सुहानी को ढूंढता है। जैसे ही सुहानी को वो देखता है, जोरों से उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं यार प्लीज, तुम मेरी मोटो, मेरी गोलू मोलू, मुझसे दूर नहीं जा सकती। तभी सुहानी की ट्रेन आ जाती है और सुहानी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ती है, मगर राजवीर का प्यार उसे वहीं रोक लेता है और वो अपना सारा सामान साइड में कर भागती हुई राजवीर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। राजवीर मेरी जान, I love you so much। मैं नहीं जा सकती तुमसे दूर।
अरे ये सब तो बस एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाने के लिए। आई लव यू टू मेरी मोटो। मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी, और तुम्हारे बच्चों की माँ भी बनूंगी। हाय मेरी मोटो। इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और एक बार फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और थोड़े ही समय बाद घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। तो इस तरह हमारी गोल गोल मोटे गालों वाली सुहानी को समझ आ जाता है कि प्यार कभी लेवल देखकर नहीं बल्कि दिल से किया जाता है। और अब वो खुशी खुशी राजवीर के साथ अपनी जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।